हनुमान चालीसा जो है पढ़िए और समझ जाइए। हाँ, पीर पराई आप ही समझ रहे होंगे आज। बृजमोहन जी के दिल का दर्द आप ही समझ रहे होंगे। दुबे साहब और राहुल लोंढे जी को दिखाइए। एक तरफ उद्धव साहब गुट के अपने दुबे जी और इधर राहुल जी। आनंद जी, पराई पीर आज आप ही समझ रहे होंगे बृजमोहन जी की। मैं तो तब से वेट कर रही हूँ कि एक बार बृजमोहन जी आज मुस्कुरा दें, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव में है। देख नहीं रही हम अंजना जी, आज मुस्कुरा दीजिए बृजमोहन जी। अंजना जी नमस्कार। जी दुबे जी, क्या आपको लगता है कि अजीत पवार अंजना जी नमस्कार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उद्धव साहब देखिए जिस तरह से उन्होंने सुबह सुबह जाकर शपथ ले ली थी फडणवीस साहब के साथ अजीत पवार ने, उसके बाद से उनका झुकाव बीजेपी की तरफ साफ दिख रहा है। बृजमोहन जी इससे इनकार कर रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, शरद जी से जुड़े हुए हैं, जाहिर तौर पर वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन क्या एक बड़ी यहां पर जो बिहाइंड द सीन्स है जिस पर चर्चा हो रही, जो खुद माजिद मेमन साहब ने कहा, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आगे बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी है। एमवीए का क्या होगा फिर? अंजना जी नमस्कार। देखिए, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी को कोई खतरा है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी को जवाब दूंगा। आपकी कथनी करनी में कितना अंतर है मेरे भाई। अभी आप कहते हो कि बीजेपी को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, और यही हमारे पैनल पे शिंदे सेना के प्रवक्ता राहुल लोंढे जी बैठे हैं। भाई साहब, कैसे बर्दाश्त करते हो आप? आपके सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो ये हो गई बीजेपी के कथनी करनी का अंतर। अब आता हूं कि महाविकास आघाड़ी पर। देखिए, आदरणीय शरद पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ देश के बड़े नेता हैं, महाविकास आघाड़ी के सलाहकार हैं। वो किसी पद पर रहे चाहे न रहे, उनकी गरिमा में कोई कमी नहीं आती। वो हमारे मार्गदर्शक थे, मार्गदर्शक हैं, मार्गदर्शक रहेंगे। और जहां तक हम लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं, अजीत दादा पवार का स्टाइल एकदम अलग है। वो एक बार कह दिए वही करते हैं। अजीत दादा ने कह दिया कि मैं आखिरी सांस तक एनसीपी के साथ बना रहूंगा, एनसीपी के साथ रहूंगा, एनसीपी को मजबूत बनाऊंगा, और एनसीपी महाविकास आघाड़ी का एक अहम हिस्सा है। तो वो विषय वहां समाप्त होता है। ठीक है, शरद पवार के इस्तीफे का एक दुख जरूर हम लोगों को है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव है। वो फ्रंट पे खेलते तो बहुत रन बटोर लेते। यदि वो फ्रंट पे नहीं खेलेंगे, हो सकता है कुछ रन कम बने। लेकिन शरद पवार साहब एक इतने बड़े व्यक्तित्व के नेता हैं कि उनका रहना ही राजनीति और सामाजिक जीवन में हमको साहस प्रदान करता है। तो हम पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं, महाविकास आघाड़ी स्वस्थ है, और भारतीय जनता पार्टी को हार की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए महाराष्ट्र और देश में। इतना ही मैं आपसे कहूंगा। क्या पक रहा है राहुल साहब? मैं उनसे जवाब लूंगी। राहुल साहब, क्या पक रहा है? क्योंकि यह जानना भी दिलचस्प है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो सही समय आने पर इस बारे में कुछ कहेंगे। पहले सुन लीजिए राहुल जी, फिर बताइएगा क्या हो रहा है शिंदे मामले में, ये पूछेंगे उसके बाद। जल्दी से सुना दीजिए अगर जानकारी बाइट है उनकी तो। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है आज। क्या इसको महाराष्ट्र की राजनीति में क्या इसको संशय की दृष्टि से देखा जा सकता है? इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने राह देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्या होने वाला है। ये सारी चीजें जब तय होगी उसके बाद ही इसके ऊपर हम कमेंट देंगे। क्या हुआ राहुल जी? माजिद मेमन साहब तो ये कह रहे थे कि हो सकता है कि जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनकी मान्यता रद्द हो, और ऐसी सूरत में फिर फडणवीस साहब अजीत पवार के साथ फिर सरकार बनाएंगे। देखिए अंजना जी, माजिद मेमन तो बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े उनका अभ्यास बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब अटकल है। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय आने वाला है, या ऐसा होगा या तैसा होगा, ये इसको महत्व राजकारण में, राजकीय जीवन में इसको बड़ा महत्व नहीं दिया जा सकता है। और आज महाराष्ट्र में जो हुआ है, आदरणीय शरद पवार साहब एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश में सबसे बड़ा नेता हम उनको मानते हैं, और वो देश में इतने बड़े नेता है कि महाराष्ट्र भी उनका रिस्पेक्ट करता है। लेकिन शरद पवार जी को आज ऐसी भूमिका क्यों लेनी पड़ी? मतलब 1 मई 1960 में उन्होंने अपना राजकीय जीवन चालू किया, और आज 2 मई है, आज 2 मई 2023 में उन्होंने अपना राजकीय जीवन से संन्यास लेने की घोषणा आज मुंबई में की। अजीत पवार उन्होंने कहा कि कल ही करने वाले थे 1 में, लेकिन वज्रमुठ की सभा थी, उसमें बहुत बड़ा फर्क हो सकता था, सभा नहीं होती थी, कार्यकर्ता व्यतीत होते थे। लेकिन आज शरद पवार जी ने ये जब जाहिर किया, घोषणा की कि वो राजकीय जीवन से मतलब इस्तीफा दे रहे, अपनी पार्टी अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे रहे। लेकिन देखिए, मैं कहता हूं, मैं एक शिवसेना का प्रवक्ता हूं, ये उनकी अंदरूनी बातें हैं, लेकिन
आदरणीय शरद पवार साहब इतने बड़े नेता है, उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया? ये कुछ घरेलू मामला है या अंतर्गत कलह है या पार्टी कलह है? ये महाराष्ट्र को या देश की जनता को पता चलना चाहिए कि बाबा शरद पवार जी वहां पे घोषणा कर रहे थे, बात कर रहे थे, कार्यकर्ता रो रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, उनके आंखों में भी आंसू आए, लेकिन बाजू में बैठे अजीत दादा पवार ने माइक उठाया और बोले कि बस अभी पवार साहब जो निर्णय लिया है उसके आगे कोई जाएंगे नहीं। कांग्रेस में भी कांग्रेस का अध्यक्ष अभी खड़गे साहब है, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ ही लोग पार्टी की तरफ देखते हैं। लेकिन अजीत पवार के बयान के बाद भी कार्यकर्ता उठे, उन्होंने आवाज लगाई कि सोनिया गांधी जी अगर नेतृत्व कर रही है पार्टी के अध्यक्ष न होते हुए भी, लेकिन कांग्रेस की परिस्थिति महाराष्ट्र में, देश में क्या है, ये सुनाई अजीत पवार को उन्होंने सुनाया। यही मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति या देश की राजनीति में आदरणीय पवार साहब ने ऐसा निर्णय क्यों लिया, ये पूरे देश को पता चलना चाहिए कि अंतर्गत मामला है, घर का मामला है, या पार्टी कलह है, या उनको विरासत सुप्रिया सुले को देना चाहिए।